हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी सेहत का, पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के अपने अगले सेक्शन को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट के लिंक पे भी वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन है, कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। और यह हवाई अड्डा कुशीनगर एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसकी घोषणा से श्रावस्ती, इसे इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने से जिनको लाभ होगा वो हैं श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी। इन जगहों की कनेक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय देशों से हमारी हो सकती है और बौद्ध स्थलों के लिए यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, क्योंकि सारे बौद्ध स्थल इधर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे ज़्यादा हैं। और यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है कुशीनगर। इस क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है अमेरिका में। ये कैसे शुरू किया गया है, भारत के बाहर यह पहला योग विश्वविद्यालय है जो लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है, अमेरिका के। और इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है और नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और यह विश्वविद्यालय योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण को एकजुट करने वाले कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। और वायु ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ लॉस एंजलिस में अपना पहला परिसर शुरू किया है। यह विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में इस साल के अंत में अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला है और इसके लिए प्रवेश अप्रैल में प्रारंभ होंगे। वायु जो संस्था है वो दुनिया भर के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान, ऋण हस्तांतरण और संयुक्त कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है। और वायु का उद्देश्य है अगली पीढ़ी के छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देकर मानव निर्माण और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा में योगदान करना है। साथ ही जो हमारी सनातन संस्कृति है वो भी फल फूल सके आज के दौर में। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा है। तो यह देश अपना प्यारा भारत। और उपकरण आयात करने की सीमाओं में वृद्धि के साथ कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग ने टिड्डी नियंत्रण के लिए स्वदेशी व्हीकल माउंटेन अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, ये स्प्रे तकनीक है और ये विकसित करने के लिए ये पहल शुरू की है। और स्वदेशी रूप से विकसित इस प्रोटोटाइप ने परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और ये राजस्थान के अजमेर और इसके ज़िलों में परीक्षण किए गए हैं जो सफल रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। यह जीता है हिमाचल प्रदेश ने। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज्य विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, इनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और लोग यहाँ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में देविका और पुनेजा नामक 2 पुलों का उद्घाटन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किया गया है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। और आभासी मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुलों का उद्घाटन 24 जून 20 को किया है। और देविका पुल जो है वो जम्मू और कश्मीर के उधमपुर ज़िले में स्थित है। 75 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल ने आसपास के स्थानीय लोगों की 70 साल पुरानी मांगों को पूरा किया है। और भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय भी उधमपुर में ही स्थित है। और यातायात के मुद्दों को हल करने के अलावा यह पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिले के लिए एक अच्छा मार्ग प्रदान करेगा। यह पुल जो है देविका पुल है, ये 10 मीटर लंबा है। और जो पुनेजा पुल है वो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है। जो देविका पुल था ये उधमपुर में है और पुनेजा पुल है ये डोडा जिले में स्थित है। और जो डोडा पुल है यह पुल, इसकी लागत है करीब 4 करोड़ रुपए। पुनेजा पुल की लागत आई है 4 करोड़ रुपए। और यह जो पुल है पुनेजा पुल, इसकी लंबाई है करीब 50 मीटर, तो ये ज़्यादा लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है राजस्थान द्वारा। और राजस्थान सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर और वर्गों को जो पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है उन्हें पौष्टिक और स्वस्थ कर भोजन देने के लिए 22 जून 2020 को इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की गई है। इंदिरा रसोई योजना की ये इन्होंने घोषणा की है। और राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर, NGOs के साथ मिलकर, जो होते हैं NGO, इनके साथ मिलकर दिन में 2 बार गरीबों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह योजना पूरे राज्य में लागू हो। ये एक बहुत अच्छी पहल है, याद रखने लायक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संक्रांति उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 जून को मनाया जाता है। यह क्या है? संक्रांति उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और यह दिन आमतौर पर ग्रीष्मकालीन संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। और भारत में यह संक्रांति 21 जून 2020 को लगभग 3:13 बजे मनाई गई है। और इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के संदर्भ में अपने पूरे आर्क पर पहुंचता है, यानी ये 90 डिग्री पे ऐसे होगा। ये पृथ्वी की सरफेस है भूमध्य रेखा और सन की लोकेशन ऐसी होगी। और यह दिन सबसे लंबा होता है और वार्षिक रूप से होने वाली 2 संक्रांतियाँ होती हैं। ग्रीष्मकालीन संक्रांति, इसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहते हैं जनरली, और गर्मियों का यह प्राथमिक दिन होता है और यह सबसे लंबा दिन होता है। और 21 दिसंबर को होता है, यह होता है 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति के रूप में से मनाया जाता है। और यह सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का यह सबसे छोटा दिन होता है। यह सबसे लंबा दिन हो गया और 21 दिसंबर ये सबसे छोटा दिन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 जून को। और 24 जून को हर साल पासपोर्ट अधिनियम इस दिन लागू करने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इस वर्ष विदेश मंत्रालय ने 24 जून 2020 को एक विशेष आभासी कार्यक्रम का आयोजन करके पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया है। और इस बार वर्चुअल तरीके से मना है क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है पूरी दुनिया में, इस वजह से कहीं पे कोई लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए सारी जो समिट्स हैं वो वर्चुअल या आभासी तरीके से बनाई जा रही हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और विदेशों में 2019 के दौरान 1.2 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए थे। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पासपोर्ट कार्यालय और उनके कर्मियों के लिए पासपोर्ट सेवा पुरस्कार की भी घोषणा की गई है।
अगला प्रश्न देखते हैं। किसने 22 जून 2020 को भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? ये किया है मनसुख मांडविया ने ये किया है इसका उद्घाटन। और ये जो मनसुख मांडविया है जहाज रानी राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हैं श्री मनसुख मांडविया। इन्होंने 22 जून 2020 को भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। ये एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की इसका शॉर्ट फॉर्म है, फिक्की द्वारा यह किया गया है। यह आयोजन लगभग 22 जून 2020 से 26 जून तक प्रतिदिन 22 जून से 26 जून को प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। और यह भारत की पहले सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है जो एक नई शुरुआत है और यह नया आदर्श है जिससे वर्चुअल रूप में कारोबार होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया अब आगे की दिशा में बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है जिससे औषध क्षेत्र, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आखिरी प्रश्न पे। किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह राज्य है हरियाणा। इसके अनुसार 23 जून 2020 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री की यह घोषणा है कि हरियाणा राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है जियो, सभी लोग जानते होंगे, जियो के साथ मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, यह इसका नाम है, इसके तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, चीन, जापान और ताइवान द्वारा दावा किए जाने वाले द्वीप का नाम बताइए। यह द्वीप है टोनोशिरो, जो विवादित द्वीप है, और यह चीन, जापान और ताइवान द्वारा दावा किए गए द्वीप का एक नया नाम है टोनोशिरो सेनकाकू है। और अभी हाल ही में दक्षिणी जापान में ओकिनावा नाम भी थोड़े अजीब हैं, ओकिनावा में इशिगाकी सिटी, ये यहाँ की सिटी है, इशिगाकी सिटी असेंबली ने प्रशासन के तहत क्षेत्र के नाम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है जिसने 1 अक्टूबर से प्रभावी होने के साथ टोनोशिरो से टोनोशिरो सेनकाकू द्वीपों को कवर किया है। और विवादित द्वीप को चीन में दियाओयू, और ये जो कंट्रीज़ हैं इस द्वीप को अलग अलग नाम भी रखे हैं अपनी कंट्री में, तो चीन में इसको बोलते हैं दियाओयू और जापान में इसको सेनकाकू बोलते हैं, सेनकाकू जापान में। और प्रशासन में गलतियों से बचने के लिए कदम उठाया गया है क्योंकि इशिगाकी सिटी में एक और स्थान टोनोशिरो द्वारा भी जाना जाता है। चीन ने यह भी कहा है कि वह द्वीप का नाम बदलने के जापानी फैसले पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखता है और जापान को बीजिंग के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ताइवान की सरकार ने भी द्वीप का दावा किया है और नाम बदलने के संबंध में जापान का कड़ा विरोध किया है। तो एक विवादित द्वीप है, ये किसके पक्ष में किसका हो पाएगा ये आगे हम देखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनोजाइम्स विकसित किए हैं? ये विकसित किए हैं भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु। इसके तहत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में काम करने वाले और शोधकर्ताओं की एक टीम ने नैनोजाइम्स विकसित किए हैं जो सीधे फॉस्फोलिपिड्स को लक्षित करके बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया की जो कोई कोशिका झिल्ली होगी उसे ये नष्ट कर देंगे। और नैनोजाइम्स नैनो मटेरियल्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु की
कोशिका झिल्ली को नष्ट करने और तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, और जिनसे बीमारी उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इससे पूरा बैक्टीरिया ही खत्म हो जाएगा अगर उसकी झिल्ली खत्म हो गई तो। नैनोजाइम्स पर अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के विभाग और अकार्बनिक और भौतिक रसायन विभाग द्वारा किया गया था, और इसे ACS अप्लाइड बायोमटेरियल्स के जर्नल में प्रकाशित भी किया गया था। तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अब हम मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, और प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, और चलते हैं, आज का ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू।